रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। मोहन का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास ना तो कोई जमीन थी, ना ही खाने के लिए कोई साधन। मोहन दिन भर मजदूरी करता और उससे जो कुछ भी कमा पाता उसी से अपने पूरे परिवार का पेट भर लेता। यह देखकर मोहन के माता पिता बहुत दुखी होते। हमारे पास ना अपना घर है और ना ही अपनी कोई जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है और उसके बदले भी उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन रहे हैं। परेशान मत हो रीमा, हमारा बेटा बहुत मेहनती है। भगवान सब देख रहा है। मोहन ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। वो ईमानदारी से मेहनत करता है। उसने बचपन से बहुत परेशानियां देखी हैं, पर उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन हमारा बेटा भी बहुत धन कमाएगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मोहन हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत उसका साथ न दे रही हो, पर उसे यकीन था कि अगर वह मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका भाग्य भी बदलेगा और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन मोहन लाला राम जमींदार के खेत पर काम कर रहा था। लाला राम पास के एक पेड़ के नीचे बैठा था। मोहन अपने काम में लगा हुआ था। तभी उसने देखा कि लाला राम बहुत ही उदास है और गहरी चिंता में डूबा हुआ है। लाला राम को उदास देख मोहन तुरंत उसके पास गया और बोला, क्या हुआ मालिक, आप बहुत उदास लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी गहरी चिंता में हैं। कुछ हुआ है? मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं? मोहन की बात सुनकर लाला राम को गुस्सा आ गया और वह मोहन से गुस्से में बोला, अरे तू मेरी क्या सहायता करेगा? तू खुद अपनी सहायता कर सकता है क्या? अगर तू किसी की सहायता करने के काबिल होता तो क्या तुझे 2 वक्त के खाने के लिए आज मेरी जमीन पर काम करने की जरूरत पड़ती? चल यहां से जा, अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ऐसा नहीं है। ये सब वक्त वक्त की बात है। सब किस्मत का खेल है और इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे पक्ष में ना हो, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो किस्मत भी एक दिन मेरी तरफ झुक जाएगी। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मोहन की बात सुनकर लाला राम बहुत प्रसन्न हुआ। अरे मोहन, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं। तेरी बातें सुनकर मन को एक सुकून सा मिला है। इतनी परेशानियों में भी तू अपनी जिंदगी खुश होकर काट रहा है। सेठ जी, ये सब मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं किसी चीज के लिए अपने पिता से जिद करता था तो मेरे पिता हमेशा मुझे यही समझाते थे, बेटा मोहन, हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी यह धूप की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी ठंड की तरह कठिनाइयां लाती है और कभी बारिश की तरह परेशानी आती है। लेकिन जैसे हर मौसम बीत जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। अरे वाह, लगता है तेरे पिता बहुत ही नेक इंसान है। किसी दिन मैं भी उनसे जरूर मिलूंगा। मालिक, क्या हुआ है? आप एक बार मुझे साफ साफ बताइए। क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल मिल ही जाए। अरे मोहन, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूं। मुझे अपनी परेशानी का कोई भी हल नजर नहीं आ रहा है। सेठ जी, एक बार मुझे बताइए तो, क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल निकल ही जाए। मोहन, हमारे गांव में मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन थी जो काफी पीढ़ियों से हमारे पास थी। उस पर मेरा और मेरे भाई का हक है, पर हमारे गांव के ही 2 बाप बेटों ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस थाने में केस दर्ज कराने की सोच रहा था, लेकिन गांव के बहुत बड़े बड़े लोग उनके साथ हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। अब तो उन लोगों ने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी। मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन मेरे हाथों से छीनी जा रही है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। आप सही कह रहे हैं सेठ जी। अगर आप कानून का सहारा लेकर भी अपनी जमीन को वापस लेने की कोशिश करेंगे तो भी आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ मोहन, अब तू ही बता, मैं अब क्या करूं। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो गया हूं।
मेरी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मालिक, आप चिंता मत कीजिए, हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अगर आप चाहें तो एक तरीका है जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। अगर ऐसा कोई तरीका है तो जल्दी बताओ मोहन, वो क्या तरीका है? मोहन ने लाला राम को अपनी सारी तरकीब पूरी तरह समझा दी। तरकीब सुनकर लाला राम मोहन से कहता है, अरे वाह मोहन, तू तो बहुत समझदार है। तूने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई है। ऐसे तो मेरी जमीन मुझे जरूर मिल जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर तेरी ये योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। अरे मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं। आपकी वजह से मुझे अपने घर के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाता है। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। ठीक है मोहन, तुम बहुत नेक इंसान हो। कल से तुम इस काम पर लग जाओ। मोहन फिर से खेत में अपने काम पर लग जाता है। अगले दिन मोहन जगत और विनोद नाम के उन बाप बेटों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने लाला राम की जमीन पर कब्जा कर रखा था। नमस्कार सेठ जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पास के लोगों ने बताया कि आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या आपके यहाँ मुझे भी कोई काम मिल सकता है? अरे अरे, कौन हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि यहाँ मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैं एक मजदूर हूँ, पास ही के एक गांव में रहता हूँ। काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। हर दिन कहीं ना कहीं काम मिल जाता है, बस उसी काम को करके अपना पेट पालता हूँ। कभी खेती कर लेता हूँ तो कभी कोई मजदूरी। ये तो ठीक है, पर हमारे यहाँ फिलहाल कोई काम नहीं है। सेठ जी, मैंने तो सुना है कि आप लोग इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। आपके पास बहुत सारी जमीन है, इसलिए आपके यहाँ हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती है। इसलिए मुझे लगा कि यहाँ मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। अरे भाई, मैंने कहा ना, यहाँ किसी भी मजदूर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब लाला राम सेठ आपके बारे में सही कह रहे थे। लाला राम ने हमारे बारे में क्या कहा? अरे कुछ नहीं सेठ जी, चलिए तो मैं चलता हूँ। सेठ जी, आपके यहाँ तो कोई काम नहीं है, मैं अपने लिए कहीं और कोई काम देख लेता हूँ। मोहन वहां से जाने लगता है। तभी जगत विनोद को मोहन को रोककर यह पता लगाने के लिए बोलता है कि लाला राम ने मोहन को उन लोगों के बारे में क्या बताया है। अरे भाई, इधर आओ, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है। मोहन तुरंत उनके पास चला गया और बोला, धन्यवाद सेठ जी, बताइए क्या काम है। आप जो भी काम बोलेंगे मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। आखिर बूढ़े माँ बाप का पेट पालना है। अरे सब्र रखो, काम तो हम तुम्हें बता ही देंगे। पहले ये बताओ कि लाला राम हमारे बारे में क्या कह रहा था। सेठ जी, मैं पहले लाला राम सेठ के यहाँ काम करता था, पर वो बहुत ही कंजूस और बदतमीज आदमी है। मैं उनके यहाँ दिन रात मेहनत करता, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी वो मेरी सही मजदूरी नहीं देता था। इस बात पर कल मेरी उससे बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ? लाला राम ने हमारे बारे में क्या कहा? जब मेरी सेठ लाला राम से बहस हो रही थी, तब उसने मुझे कहा कि पूरे गांव में उनसे ज्यादा मजदूरी कोई नहीं दे रहा। तो मैंने गुस्से में कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार जगत सेठ और विनोद सेठ सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं, इसलिए उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ रहती है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा था। आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारा फर्ज है कि जो भी मजदूर हमारे यहाँ काम करता है उसे उसकी मेहनत के हिसाब से सही मजदूरी मिले। वाह सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। लाला राम सेठ कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। वो तो शायद आपके जितना भी नहीं सोच सकता। जगत और विनोद मोहन की चापलूसी भरी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। चलो अब काम की बात करते हैं। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। हमें अपने खेत पर काम करने के लिए तुम्हारे जैसे ही एक मजदूर की जरूरत है। कल से ही काम पर आ जाना। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन जगत अपने बेटे विनोद से बोला, विनोद बेटा, ये मोहन तो बहुत मेहनती है। ये अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता है। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। मोहन बहुत मेहनती है। इसके जितना काम शायद ही कोई और करता होगा। ये पूरा दिन यहाँ काम पर अकेला लगा रहता है। मोहन की मेहनत ने जगत और विनोद का दिल जीत लिया। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम जगत और विनोद अपने खेतों का दौरा कर रहे थे।
जब वे अपने खेत पर पहुंचे तो देखा कि मोहन इतनी देर तक भी काम कर रहा था। मोहन भाई, अब तो रात होने वाली है, तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हो? अब घर जाओ और आराम कर लो। सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ है? घर पर बूढ़े माँ बाप हैं, काम नहीं करूंगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना कहाँ से जुटा पाऊंगा? घर पर बैठकर आराम करने से अच्छा है कि मैं काम करूं, इस तरह मेरा मन भी लगा रहता है। तुम बहुत मेहनती हो मोहन, आज का काम यहीं छोड़ दो और घर जाकर आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं काम करने में ही खुश हूँ। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। ठीक है मोहन, फिर हम जाते हैं। जब तुम्हारा मन करे काम खत्म करके अपने घर चले जाना। इसके बाद जगत और विनोद खेत को मोहन के भरोसे छोड़कर चले गए। अगली सुबह जब विनोद और जगत अपने खेत पर लौटे तो देखा कि वहाँ पुलिस खड़ी है। पुलिस को देखकर दोनों दौड़ते हुए आए और पूछा, क्या हुआ थानेदार साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये जमीन तुम दोनों की है? हाँ थानेदार साहब, ये जमीन हमारी है, हमारे पास इसके कागजात भी हैं। फिर तो तुम दोनों को ले जाकर जेल में डालना ही पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं थानेदार साहब, हम कुछ समझे नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तुम दोनों बहुत अच्छे से समझ जाओगे। वो देखो तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। थानेदार के कहते ही दोनों बाप बेटे जब पलटकर देखते हैं तो वहां उनकी जमीन में एक लाश दबी हुई थी, जिसमें सिर्फ कंकाल बचा था। ये देखकर दोनों बाप बेटे डर जाते हैं। थानेदार साहब, ये किसकी लाश है और ये हमारे खेत में कहाँ से आ गई? अब बहाने मत बनाओ, पहले लोगों को मारो, फिर उन्हें अपनी जमीन में गाड़ दो, और अब कह रहे हो कि ये क्या है? नहीं थानेदार साहब, हमें नहीं पता कि यह सब क्या है। ये लाश यहाँ कैसे आई, हमें कुछ नहीं पता। अब झूठ मत बोलो, अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम तुम दोनों को उम्र कैद की सजा तो जरूर मिलेगी। फांसी और उम्र कैद की बात सुनकर दोनों बाप बेटे डर गए और थानेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगे। थानेदार साहब, हम इस लाश के बारे में कुछ नहीं जानते, हमें नहीं पता ये लाश किसकी है और इसे यहाँ कौन गाड़ कर चला गया। इस मामले से बचने के लिए दोनों ने कुछ तरकीब सोचनी शुरू की। तभी मोहन वहां आ जाता है। अरे सेठ जी, ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? क्या हुआ है? मोहन देखो, पता नहीं कहां से हमारी जमीन में यह कंकाल आ गया है। मालिक, ये कंकाल यहाँ कहाँ से आ गया? ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ मोहन, पता नहीं यह कंकाल यहाँ कहाँ से आया है, और थानेदार साहब को लगता है कि इसे हमने यहाँ मार कर गाड़ा है। अब तू ही कोई उपाय सोच जिससे हम इस परेशानी से बच सकें। तीनों को आपस में खुसफुसर करते देख थानेदार ने कहा, अब कोई तरकीब मत बनाओ, तुम दोनों बाप बेटों में से कोई एक तो जरूर जेल जाएगा। अब तुम ही तय करो जेल कौन जाएगा। थानेदार साहब, थोड़ा सा समय दीजिए, हम तय कर लें कि जेल कौन जाएगा। मैं बस 5 मिनट देता हूँ, जल्दी से फैसला करो कौन जाएगा जेल। मोहन, जगत और विनोद थोड़ी दूरी पर जाकर बात करने लगे। देखो मालिक, दोनों के फंसने से अच्छा है कि कोई एक फंसे। अब सोचिए कौन जाएगा। हम दोनों में से कोई भी जेल नहीं जाना चाहता। मोहन भाई, कोई उपाय सोचो जिससे हम दोनों इस मुसीबत से बच सकें। मालिक, एक बात कहूँ, इस कंकाल को देखकर ऐसा लगता है कि इसे काफी महीने पहले जमीन में दबाया गया होगा। जगत फांसी की बात सुनकर पहले ही डर गया था और मोहन की बात सुनते ही उसने फटाफट पूरी कहानी मोहन को बता दी। जगत ने जमीन हड़पने की पूरी कहानी मोहन को बताई। पूरी कहानी सुनने के बाद मोहन ने कहा, क्या क्या कहा मालिक आपने? ये जमीन हड़पी थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा साफ साफ बताइए। मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तरकीब बताने से पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, ये जमीन या आप दोनों की जान? मोहन, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हमारे लिए जमीन से ज्यादा हमारी जान प्यारी है। तो एक काम कीजिए मालिक, आप सबसे पहले जाकर थानेदार को बताइए कि यह जमीन सेठ लालाराम की है। आप उनसे बोलिए कि हमने तो कुछ महीने पहले ही ये जमीन बस काम करने के लिए उनसे ली थी, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। अरे मोहन, लेकिन इससे तो हमारी जमीन हमसे छिन जाएगी, फिर क्या होगा? नहीं मालिक, शायद आप मेरी तरकीब समझ नहीं पाए। जब आप थानेदार को बताएंगे कि यह जमीन सेठ लालाराम की है तो पुलिस किसे गिरफ्तार करेगी?
सेठ लालाराम को, और जब लालाराम जेल चला जाएगा तब आप लोग फिर से जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। इससे आप लोग भी जेल जाने से बच जाओगे और जमीन भी आपके ही पास रहेगी। मोहन की तरकीब सुनकर दोनों बाप बेटे दंग रह गए। वाह मोहन भाई, तुम तो बहुत होशियार हो। आज तक तुमने हमें अपने काम से खुश किया था, अब तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। इसके बाद तीनों थानेदार के पास गए और मोहन ने जो कुछ कहा था वही बात दोनों बाप बेटे थानेदार से कहने लगे। थानेदार साहब, ये जमीन हमारी नहीं है। हमने कुछ महीने पहले ही काम करने के लिए यह खेत लाला राम सेठ से लिया था। वो जब खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपनी जान बचाना चाहते हो ना? नहीं साहब, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप मोहन से पूछ लीजिए। वो हमारे साथ बस कुछ दिनों से ही काम कर रहा है। इससे पहले वो सेठ लाला राम के यहाँ काम करता था। बोलो मोहन, ये जमीन किसकी है? हाँ थानेदार साहब, ये जमीन सेठ लालाराम की है। जगत सेठ और विनोद सेठ ने तो बस कुछ समय से इस जमीन पर खेती कराना शुरू किया है। मोहन की बात सुनकर थानेदार ने मोहन से कहा, सेठ लालाराम को बुलाने के लिए कहो। मोहन, तुम एक काम करो, जाओ और सेठ लालाराम को बुलाकर लेकर आओ। मोहन तुरंत जाकर सेठ लालाराम को बुला लेता है, परंतु लालाराम अपने साथ गांव के सरपंच को भी अपने साथ ले आता है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ इतने लोग क्यों जमा हैं? देखिए सरपंच जी, इन दोनों की जमीन से एक कंकाल निकला है और अब ये लोग कह रहे हैं कि ये जमीन इनकी नहीं है बल्कि सेठ लालाराम की है। थानेदार ने सरपंच जी को पूरी कहानी सुना दी। अपने आप को फंसा देख जगत ने सरपंच से कहा, नहीं सरपंच जी, ये जमीन हमारी नहीं है। हम यहाँ बस कुछ समय से काम कर रहे हैं। आप हमारे मजदूर मोहन से पूछ लीजिए। हाँ थानेदार साहब, ये जमीन सेठ लालाराम की है। जगत सेठ और विनोद सेठ ने तो बस कुछ समय से इस जमीन पर खेती कराना शुरू किया है। मैं कैसे मान लूं कि ये जमीन लालाराम की है? हमारे यहाँ का थानेदार तो कह रहा था कि इस जमीन पर कोई केस चल रहा है और इस जमीन पर तुम्हारा कब्जा था, और अब तुम कह रहे हो कि ये जमीन लालाराम की है। नहीं साहब, हमने लालाराम के साथ धोखा किया था। हम बस इस जमीन को हड़पना चाह रहे थे, लेकिन अब हमें यह जमीन नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो हम केस भी वापस ले। थानेदार साहब आप जाइए, बाकी का काम अब हम संभाल लेंगे। सरपंच के कहने पर थानेदार वहां से चला जाता है। सरपंच ने लालाराम से कहा, अब बताओ, ये कंकाल यहाँ कैसे आया? तुमने किसे मारकर यहाँ गाड़ा है? अरे साहब, ये तो नकली कंकाल है। इन दोनों ने मिलकर मेरी जमीन हड़प ली थी। मैंने और मोहन ने मिलकर ये तरकीब सोची थी ताकि इन दोनों से सच निकलवा सके। लालाराम की बात सुनते ही दोनों बाप बेटों के पैर तले जमीन खिसक गई। यह हम दोनों की साजिश थी इन लोगों के मुंह से सच निकलवाने के लिए। मोहन को इस योजना में शामिल देखकर दोनों बाप बेटों को समझ आ गया कि यह सब सेठ लालाराम और मोहन की मिली भगत थी। दोनों बाप बेटों के पास अपनी गलती मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी, हम लालच में आ गए थे। हमें माफ कर दीजिए। हम आज के बाद यह गलती कभी नहीं करेंगे और यह जमीन भी सेठ लालाराम को वापस दे देंगे। जगत और विनोद दोनों सरपंच और सेठ लालाराम से माफी मांगने लगे। दोनों को इतना गिड़गिड़ाता देख लालाराम ने उन्हें माफ कर दिया। सरपंच ने भी उन्हें जेल नहीं भेजा और सेठ लालाराम ने अपना केस वापस ले लिया। लालाराम के केस वापस लेने के बाद सरपंच जी भी वहां से चले जाते हैं। धन्यवाद सेठ लालाराम जी, आपने हमें माफ कर दिया। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है जगत, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। बस याद रखना कि एक जमीन के टुकड़े के लिए तुम अपनों के साथ कभी गलत नहीं करना। बुरे समय में तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जमीन का क्या है, कभी मेरी तो कभी तुम्हारी। आखिर में सेठ लालाराम ने मोहन को जमीन का एक हिस्सा दे दिया और उसे जमीन का मालिक बना दिया। मोहन, जैसा कि मैंने वादा किया था, जिस जमीन पर तुम काम कर रहे थे, आज से वो जमीन तुम्हारी है और अब तुम उसके मालिक हो। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। याद करो मोहन, तुमने मुझसे क्या कहा था? बस मेहनत करते रहो, एक दिन तकदीर का दरवाजा जरूर खुलेगा। तो समझो तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुल चुका है और अब तुम भी जमीन के मालिक हो। अब से तुम्हें किसी और के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस तरह मोहन ने अपनी मेहनत और बुद्धि से सेठ लालाराम को उसकी जमीन वापस दिलाई और दोनों ठगी करने वाले बाप बेटों को भी सबक सिखाया। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।